8 फेब के रिवीजन को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हेन एसपी आर सेम, जब भी एसपी क्या हो, सेम हो, दो आर्टिकल्स का एसपी क्या हो गया, सेम हो गया, सेलिंग प्राइस क्या हो गया, सेम हो गया, तो कैसे निकालोगे, प्रॉफिट और देखो पहली कंडीशन क्या है कि एसपी सेम होना चाहिए, और दूसरी कंडीशन क्या है, प्रॉफिट परसेंटेज इक्वल टू लॉस परसेंटेज। एक पे मान लो x% का प्रॉफिट हो रहा हो, उतना ही का लॉस हो जाए दूसरे पे। दो आर्टिकल में एक पे x% का प्रॉफिट हो जाए, दूसरे पे x% का लॉस हो जाए, और कंडीशन ये है कि सेलिंग प्राइस क्या है, फिक्स्ड है, यानी एसपी दोनों का क्या है, सेम है। एसपी फिक्स्ड नहीं है, एसपी सेम है। तो जब एसपी सेम हो और एक पे प्रॉफिट होता हो कुछ परसेंट का, एक पे कुछ परसेंट का लॉस होता हो, और जो परसेंटेज है वो इक्वल हो, उतना ही प्रॉफिट परसेंटेज जितने का होता हो उतना ही क्या होता हो, लॉस परसेंटेज। तो इस केस में ऑलवेज क्या होता है, लॉस होता है। इस केस में क्या होता है, ऑलवेज लॉस होता है। लॉस की वैल्यू कितनी होती है, -x²/100। ये टर्म तो आपको पता ही होगा हमेशा ही, x² बाई समथिंग। ऐसे एक होता है CI - SI फॉर 2 ईयर्स। CI कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट 2 साल का गैप पर कितना होता है, PR²/100। यही होता है ना, PR/100 का शायद होल स्क्वायर होता है या फिर R/100 होता है, एक बार चेक करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्या कह रहा है, ये एक पहला स्टेटमेंट था जिसमें आपको प्रॉफिट परसेंटेज और लॉस परसेंटेज इक्वल था, और कंडीशन ये था कि एसपी सेम होना चाहिए दो आर्टिकल का। दो आर्टिकल का क्या सेम होना चाहिए, एसपी सेम होना चाहिए। तो ये चीज़ थी। इस पर कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है। ये तो हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन हो गया ना। एक लंबी सीढ़ी एक दीवार के सहारे टिकी हुई है, दीवार पर 8 मीटर ऊंचे बिंदु पर पहुंचती है। सीढ़ी को दीवार की ओर कितनी दूरी तक ले जाना चाहिए ताकि उसका शीर्ष इतना फीट ऊंचे बिंदु पर पहुंच जाए। वही चीज़ पूछ रहा है कि इसको और कितना ऊपर ले जाओगे। यही ना होगा, एक सीढ़ी पहले ऐसी होगी अब इसको कितना ऊपर ले जाओगे, और तो जब इसको ऊपर ले जाओगे तो ये आगे की तरफ मुड़ जाएगी ना। ध्यान से देखो, सीढ़ी का लेंथ तो फिक्स है ना, तो जब इस सीढ़ी को ऊपर की तरफ ले जाओगे तो ये आगे की तरफ घूम जाएगी। या फिर जब इस सीढ़ी को, ये मान लो ये सीढ़ी है, इसको जब नीचे की तरफ ले जाओगे, पीछे की तरफ ले जाओगे तो पीछे हो जाएगी। ये एक कॉन्ग्रुएंसी सिमिलरिटी के प्रॉपर्टी पे लग जाएगा। कह रहा है ना कितना, इतना फीट ऊपर ले जाना है, 9.6 फीट, और 10 फीट लंबी सीढ़ी है। सीढ़ी की लेंथ क्या है, 10 फीट है, और 8 फीट ऊंचे बिंदु पर पहुंचती है। तो पहले 8 फीट पहुंच रही थी, अब कितना पहुंचाना है, 9.6 फीट, यानी 3 फीट 3.6 का गैप हो गया ना। तो इसे सिमिलर ट्रायंगल से कर लो। 14 चौका 56, 4 सत्ते 28, और 25 चौका 100। 7, 14 और 25 एक ट्रिपलेट है। 7 का स्क्वायर 190, 14 196। इसे तो आपको करना ही पड़ेगा पाइथागोरस वाले से, कि पहले लेंथ थी 10 मीटर की सीढ़ी की, 8 फीट ऊंचाई पे जा रही थी, यानी 2 5 10, 2 चौका 8, 2 3 6, तो ये 6 हुआ होगा ना, तभी तो 6 और 10 का ट्रिपलेट बनेगा। अब पहले तो 6 होगा ये, अब जब इसको 9.6 ऊपर ले जाओगे, ये ऊपर ले जाओगे ना, तो ये कम हो जाएगा। इसको बढ़ा रहे हो ना, इसको क्या कह रहे हो, कह रहे हो कभी ये 9.6 होना चाहिए, तो ये कम हो जाएगा। कितना कम होगा ये बताना। ये तो फिक्स लेंथ की है, तो इधर 8 है हाइट, अब क्या हो गया हाइट 9.6। हाइट के साथ साथ इसका लेंथ क्या था, 6 था, तो बताओ कितना कम किया गया। ये मान लो x है, ये 6 है ना, तो 8 दूना का 16, 2 बार में जाएगा, 12 बटे 96, 1.2। एक्स की वैल्यू हो गई 16, 12 छक 72, 7.2। यानी पहले 6 मीटर था, अब कितना बन गया 7.2, 12 छक 72 ही होगी ना। तो कितना बढ़ा है, 1.2 बढ़ा है ना। कुछ गड़बड़ हो रहा है क्या, 8 था तो 8 के कोरस्पॉन्डिंग 6 था, 9.6 है, तो इसके कोरस्पॉन्डिंग ये कितना हो गया, ये वाला लेंथ 7.2, 7.2 हो गया ना। पहले टोटल लेंथ क्या था, ये कैसे 7.2 हो सकता, कुछ गड़बड़ हो रहा।
यहाँ पे शायद पाइथागोरस ही लगाना पड़ेगा। पहले 8 था, ये 10 था, ये 8 था, तो ये 6 हो गया था टोटल। अब जब इसको 9.6 पहुँचाना है, ये एक ट्रायंगल बन गया, इसको 9.6 पहुँचाना है, ये 10 है, तो ये कितना होगा, ये मान लो x होगा, ये वाला विन ये टोटल x होगा। तो x की वैल्यू बताना है ना, तो 100 में से 96 का स्क्वायर घटा देना, 96, 9.6 का स्क्वायर, यही हो जाएगा x स्क्वायर, इसका अंडर रूट ले लेना। तो x की वैल्यू क्या आएगी, यहाँ से x की वैल्यू आएगी, ये कितना आ जाएगा x की वैल्यू, 2.8। घटा के देखना 2.8 आया, कैसे आया है, 4 से इसमें डिवाइड कर दो, 25, 4 बाहर निकल जाएगा तो 2 हो जाएगा, इधर 25 हो जाएगा माइनस, 4 दूना का 8, 4 चौका 16। ठीक है, ये हो गया इसका स्क्वायर। अब 24 का स्क्वायर क्या होता है, 100 का भी स्क्वायर है, इसको कर लेना। ठीक है, एक बेसिक कैलकुलेशन है, सॉल्व करोगे तो आंसर आ जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 38 लगातार सम संख्याओं का औसत 166 है, सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का अंतर बताइए। डिफरेंस पूछा है। अब बताया है ना कि एवरेज ऑफ n नंबर्स क्या हो जाएगा, एवरेज ऑफ n इवन नंबर्स और एवरेज ऑफ n ऑड नंबर्स। इवन नंबर्स का एवरेज क्या होता है, ऑड नंबर का एवरेज क्या होता है। इवन नंबर में n+1 आ जाता है, ऑड में क्या आता है, n आ जाता है। n ऑड नंबर्स का एवरेज क्या हो गया, n हो गया। n इवन नंबर का एवरेज क्या हो गया, n+1। चेक कर लो, 1 3 5, ये ऑड नंबर है ना, 3, इनका एवरेज क्या हो गया, 5 3 8 1 9, 9 का आधा कर दिए तो 3 आ गया ना, सेम नंबर आ गया। ये छोटा सा पोर्ट लेकर एग्जाम्पल चेक कर लिए तो n हो गया। n इवन नंबर 2 4 और 6, 3 मान लिए ना, इसका एलसीएम लोगे तो 12 हो जाएगा, तो 4 आ गया ना, n+1 हो गया ये, क्योंकि 3 ही संख्याएं ली है ना, 2 4 और 6, तो ये n+1 होता है। अब बोल रहा है कि 38 लगातार सम संख्याओं का औसत ये है। अब औसत ये तो ये बीच वाला नंबर होगा 167, उनमें सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का अंतर बताओ। कैसे बताएंगे, देखो 3 लगातार सम संख्याओं का औसत क्या है, 4 है, बीच वाला नंबर हो गया ना। 4 अगर संख्या ले लेते हैं और इसका औसत बताना होता है तो 6 4 10, 8 2 10, 10 10 20, 20/4 करते तो 5 आ जाता 5 आ जाता ना। तो 4 लगातार सम संख्याओं का औसत क्या आता, 5, जो कि ऑड नंबर है। तो इसमें अगर एक हम ऐड कर देते हैं तो ये थर्ड नंबर मिल जाता है ना। एक सेकेंड, गैप कम कर दो, ठीक है। जैसे 2 4 और 6, इनमें गैप कितने का है, 2 2 का है ना। एवरेज हम लोग का 5 आया था, 5 में 2 का कम कर देते गैप तो 4 हो जाता, 3 हो जाता। अंतर देखना, 38 में कितने का गैप होगा, 38 मल्टीप्लाई बाई 2, 74 का अंतर हुआ होगा। गैप कितने का हुआ होगा, 74 का। तो इसे डिफरेंट तरीके से करना होगा। 2 4 6 8 सबके बीच 2 2 का गैप है। 4 लगातार सम संख्याएं ली हैं, 4, इनके एवरेज क्या बताए थे, 8 2 10 और 6 4 10, 5 हो गया था ना एवरेज। अब देखो हमको क्या बताना है कि सबसे बड़ी और सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या यही है ना, इनके बीच का गैप कितने का है, 6 का गैप है। गैप कितने का है, 6 का है। लेकिन इनके बीच कितने के गैप्स बन रहे हैं, 1 2 और 3, 4 संख्याओं में 3 गैप बन रहा है। कितना बोले हैं, 4 संख्याओं में कितना गैप बन रहा है, 3 गैप बन रहा है। और गैप में मल्टीप्लाई कर दोगे, 3 गैप बन रहा है ना, और गैप की वैल्यू जो है उससे मल्टीप्लाई कर दोगे, 3 मल्टीप्लाई बाई गैप की जो भी वैल्यू है 2, तो डिफरेंस आ गया ना। यही कॉन्सेप्ट लगा देना है। 38 संख्या बोल रहा है ना, तो कितने का गैप बनता होगा, एक कम, 37 का गैप बनता होगा। उसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे, यही सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का बीच का अंतर हो जाएगा। 74 इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस। आई होप क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। एक बार और समराइज कर देते हैं। देखो 2 4 6 और 8, इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन है, सम संख्या बोला है ना, तो हमने क्या लिया, 4 सम संख्या ले लिया। तो 4 सम संख्या लिए हो, और गैप इसमें कितने का बनना है, 2, एक गैप ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, 3 गैप हो गया ना, 3 गैप हो गया। और गैप की वैल्यू क्या है,
गैप की वैल्यू जो है वो 2 यूनिट है। यूनिट छोड़ दो, 2 ही लिख लो, चाहे यूनिट लिख लो। अब देखो सबसे बड़ी सबसे छोटी संख्या 8 माइनस 2, इसकी गैप की वैल्यू 6 है। तो देखो 1 2 3, 3 गैप है ना, 3 में भी 2 से मल्टीप्लाई कर दे रहा है यहाँ पे, 3 मल्टीप्लाई बाई 2 तो आ जा रहा है ना 6 की वैल्यू, ये दोनों मिल जा रहा है। तो 4 सम संख्या लिए थे तो 4 लिए थे तो 3 गैप बनना है। तो 38 सम संख्या लिए हो, 38 सम संख्या लिए हो तो कितने का गैप बनेगा? 37 का गैप बनेगा। और उसमें 2 से मल्टीप्लाई कर लो, क्योंकि 2 ही का गैप होता है ना। सम संख्याओं में कितने का गैप होता है? सम संख्याओं में ऑलवेज 2 का गैप होता है। 2 4 6 8 10, 2 से डिविजिबल होती हैं। तो 74 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वो बड़े नंबर और छोटे नंबर के बीच का गैप होगा, लार्जेस्ट माइनस स्मॉलेस्ट का गैप हो जाएगा। ये क्वेश्चन कह रहा है 44 लगातार विषम संख्याओं का औसत है, ये सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? अब बताना है। हम विषम संख्या छोटा सा मान लेते हैं। 44 इवन नंबर है ना, तो हम लोग भी इवन ही नंबर मान लेते हैं। 3 4 5 और 7, 3 4 विषम संख्या है, ऑड नंबर है, ऑड ही लिख लो। 4 ऑड नंबर है। अब देखो इनका 7 और 3 10, 5 और 1 6, 10 और 6 16, 7 3 10, 5 1 6 16। अब 4 से डिवाइड करोगे तो 4 आ जाएगा। तो इनका एवरेज क्या आ गया? एवरेज की वैल्यू आ गई 4। अब देखो सबसे बड़ी संख्या बताना है, एवरेज। और देखो सम विषम संख्याओं में कितने का अंतर होता है? 2 का। हर संख्या में 2 का अंतर आ रहा है ना, कोई भी विषम संख्या ले लो लगातार, उसमें 2 2 का अंतर आता होगा। 1 3 5 7 9 11 13 ऐसे करके। तो 4 का अंतर क्यों आ रहा है? इनमें गैप 4 संख्याएं लिए हो, 4 ऑड नंबर लिए हो, तो उसमें 3 का गैप है ना, 2 का गैप, 3 का गैप है ना, लेकिन 3 नहीं 2 का गैप लो और उसमें 2 से मल्टीप्लाई कर लो तो एवरेज मिल जाता है। रुको, बड़ी संख्या बोल रहा है ना, सबसे बड़ी संख्या, तो यहाँ तो सबसे बड़ी संख्या 7 है। हम समझना चाह रहे हैं, आंसर निकालना चाह रहे हैं, इसी से इस छोटे से एक इस एक्सपेरिमेंट से आंसर निकालना चाह रहे हैं। तो सबसे बड़ी संख्या 8 है। 8 क्या 7 कैसे आया? 8 में से 1 कम हुआ होगा 7। तो 4 ऑड नंबर लिए हो तो 4 में दोगुना कर देना और 1 कम कर देना, आंसर निकल जाता। तो जितनी सम संख्या 44 है, 44 का डबल करके 1 कम कर देते तो सबसे बड़ी संख्या मिल जाती। 4 दूना का 8, 188 में से 1 कम कर देते 187। देखो छोटा सा एग्जाम्पलर लिया मैंने, 4 ऑड नंबर्स ले लिए और मैंने बोला कि इनमें सबसे बड़ी संख्या बनानी है। एवरेज भी भूल जाओ, एवरेज का कोई काम ही नहीं था। तो एवरेज सबसे बड़ी नंबर तो 7 है। 7 कैसे आया होगा? तो 8 में से 1 कम किए होगे तो 7 आया होगा, क्योंकि हम देख रहे हैं यह इवन नंबर्स का गैप है। हमको संख्याओं के से क्या क्या पता चल रहा है? एक तो इनके बीच का गैप पता चल रहा है, इसके किसी भी संख्या के बीच का गैप पता चल रहा है। सबसे बड़ी संख्या बतानी, यानी हम 7 को कैसे डिकोड करें? तो हमने देखा कि गैप से डिकोड कर सकते हैं, कि 2 का गैप है। तो 4 संख्या है तो 2 गुणे 4, और 1 कम कर देगी नहीं तो बड़ी संख्या मिल जाएगी। उसे तो 44 संख्या है तो 2 गुणे 44 में से कम कर दी। हमको जानकारी क्या थी? एक तो नंबर ऑफ संख्याएं की जानकारी थी, और ये औसत दिया था, इसका कोई मतलब नहीं था। अब बेसिक से भी जा सकते हैं, छोटा सा प्रोटोटाइप पे। जब 10 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले खंभे की छाया इतनी मिलती है, ये देखो ये 10 और छाया है 10√3, तो tan थीटा की वैल्यू क्या हो गई? tan थीटा की वैल्यू लंब बटे आधार हो गई ना, तो थीटा की वैल्यू क्या हो गई? 30 डिग्री। सामने वाला लंब है, ये आधार है। 10/√3, 10√3 क्या हो जाएगा? 1/√3 और 30 डिग्री हो गया। भूतल पर स्थित किसी बिंदु से एक हवाई जहाज का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। क्षैतिज रूप से 12 सेकंड की उड़ान के बाद उन्नयन कोण 30 डिग्री हो गया। कैसे बताएंगे हम? इसका फिगर बनाना हो, फटाफट बताओ। जब एंगल बढ़ता होगा, पहले ये 30 डिग्री है, जब और ऊंचाई पर गया होगा ना तो ये 45 डिग्री हो गया होगा। ऐसे ही बना होगा। अच्छा, एक ही पॉइंट से भूतल पर स्थित किसी बिंदु से एक हवाई जहाज का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। क्षैतिज रूप से 12 सेकंड की उड़ान के बाद उसका उन्नयन कोण 30 डिग्री हो जाता है। एक ही बिंदु से बोला है, तो एक ही बिंदु से बोला है तो पहले 45 डिग्री था, तो 45 डिग्री था तो ये ऊंचा होगा ना, फिक्स होगा भाई। एक समांतर पे उड़ता होगा ना हवाई जहाज,
ऐसे उड़ता होगा, अभी यहाँ पे पहुँच गया। तो ये कितने का गैप है, ये 10 सेकंड का गैप है, शायद 12 है कि 10 है, 12 सेकंड। यहाँ से यहाँ ट्रेवल करने में इसे 12 सेकंड का टाइम लगा है। अभी ये 45 डिग्री है, जब 30 डिग्री हुआ होगा तो कुछ दूर आगे चला गया होगा। ऐसे ही नहीं बताते हो, ये एक ट्रायंगल है, ये हाइट फिक्स है, तो ये चीज़ तो फिक्स है। तो ये 1 है तो ये भी 1 होगा, लेकिन यहाँ ये 1 है तो ये पूरा वैल्यू क्या हो गई, ये 30 डिग्री के लिए 1/, ये √3 हो गया। तो ये 12 सेकंड वाला क्या हो गया, √3 - 1 की वैल्यू हो गई। तो √3 - 1 जाने में 12 सेकंड का टाइम लग रहा है। क्या पूछ रहा है, यदि हवाई जहाज इतना ऊंचाई पर उड़ा है, 1 यूनिट की वैल्यू क्या है, 200 इतना मीटर, 1 यूनिट की वैल्यू है। हमें क्या बताना है, हवाई जहाज की चाल बतानी है। चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। दूरी की वैल्यू बता दो तो √3 - 1 मल्टीप्लाई, देखो 1 यूनिट ये है ना, सब यहीं से निकला है। ये 1, ये 1/√3, ये भी, ये मत कर देना कि √3 में से 2400 को घटाना, कि 1 की वैल्यू 2400 है तो √3 में से नहीं, डायरेक्ट इसमें 2400 से मल्टीप्लाई, ये मीटर है और ये सेकंड हो गया। तो 12 दूना 24, 200 √3 - 1, ये मीटर पर सेकंड क्या हो गई, हवाई जहाज की स्पीड हो गई। यही पूछा हुआ, 200 √3 - 1 होगा ना, क्या पूछा है। तो हवाई जहाज की चाल ज्ञात कीजिए। चाल तो निकल गया ना, कितना निकला है, 12 दूना 24, 200 √3 - 1, और यहाँ तो √3 - 1 720, 720 ऑप्शन में आया है। मीटर पर सेकंड किलोमीटर पर आवर में बोला है, ये किलोमीटर पर आवर में बदल देना, 18/5 कर दो, 200, ये मीटर पर सेकंड है ना, √3 - 1, इसको किलोमीटर पर आवर के लिए 18/5 बड़ा करना है ना। अब ये km पर आवर हो गया, तो क्या हो गया, 18 का मल्टीपल, 5 चौका 20, 18 चौक 72, 720। एक किसी ऊर्ध्वाधर मीनार के शिखर पर मौजूद एक व्यक्ति एक समान चाल से चलती हुई कार को सीधे की ओर देखते हुए, यदि अवनमन कोण को 45 डिग्री से बदलकर 60 होने में 10 मिनट का समय लगता है, तो कुछ नहीं करना है, यहाँ पे हाइट फिक्स होगी। इस तरह के क्वेश्चन में बोल रहा है ना, एक समान चाल से चलती हुई कार को सीधे अपनी ऊर्ध्वाधर मीनार के शीर्ष पर, फिक्स है ना ऊर्ध्वाधर मीनार, पहले 45 डिग्री बन रहा है, अब 30 डिग्री बन रहा है। तो दूर जाने पे किसी भी बड़े ऑब्जेक्ट से, ये ऑब्जेक्ट है ना, इसको कैसे बनाए, ये ऐसे मीनार बना लो, चलो ये मीनार है, मीनार। तो किसी भी ऑब्जेक्ट से अगर दूर जाते हैं तो एंगल कम होता है, और उसके पास आते हैं तो एंगल बढ़ता है। ये वाला एंगल कम हो जाएगा, ये 30 डिग्री, लेकिन जैसे जैसे पास होगा और पास आ जाओगे तो 60 डिग्री हो जाएगा, फिर 90 डिग्री। देखो 90 डिग्री है ना, इसके जितने पास आओगे तो एंगल बढ़ता जाएगा, एकदम यहाँ करीब आ जाओगे तो ऊपर देखोगे एंगल 90 डिग्री। अब यहाँ पे देख रहा है 45 डिग्री, मीनार की ऊंचाई दी है, अच्छा नहीं दी है, वही बताना है कितने समय मीनार तक पहुँचेगी। 10 मिनट का समय लगता है 45 से 60 होने में, ये 45 है और ये 60 है, 45 से 60 होने में 10 मिनट का समय लगता है। तो ये कैसे, tan 45 की वैल्यू 1, लेकिन यहाँ तो tan 45 डिग्री की वैल्यू क्या हो गई, 1/1, और tan 60 डिग्री की वैल्यू हो गई √3/1। अब देखो यहाँ तो 1 है, यहाँ √3 है, ये 1 है, और जब 60 डिग्री से लगा रहे हो तो ये √3 आ जा रहा है, तो इसमें √3 से मल्टीप्लाई कर दो। अब सेम हो गया ना, हाइट सेम हो गई ना, ये √3, तो ये √3 हो गई, तो ये पूरा क्या हो गया, और ये हो गया √3 - 1, क्योंकि ये तो, एक सेकेंड, ये 1 है ना, ये लेंथ 1 है, 60 के हिसाब से ये 1 है, ये क्या है √3 है, तो ये क्या हो गया √3 - 1, पूरा लेंथ √3 हो गया था ना, तो √3 - 1 जाने में 10 मिनट का टाइम लग रहा है। तो मीनार चाल पूछा है ना, तो डिस्टेंस अपन स्पीड 10 × 60, ये सेकंड हो गया और ये मीटर हो गया। क्या पूछा है, कितने समय मीनार तक पहुंचेगी।
कितने समय में, तो यहाँ तो 10 मिनट लगा है, अब 1 मिनट जाने में कितना लगेगा, तो √3 - 1 ये लेंथ है √3 - 1, √3 - 1 जाने में 10 मिनट का टाइम लग रहा है। तो 1 मिनट में क्या कितना जाएगा, ये 1 मीटर जाने में कितना टाइम लगेगा, 10/√3 ना, √3 - 1, 10/√3 - 1। तो पूछ रहा है वही बताना है ना, तो बस √3 - 1 जाने में 10 मिनट का टाइम लगा, तो 1 मीटर जाने में क्या लगेगा, 10/√3 - 1। तो मीनार का लेंथ टोटल कितना है, √3 है ना, मीनार तक टोटल जाने में √3 है, क्योंकि यहाँ √3 से हम लोग मल्टीप्लाई किए हैं। तो √3 जाने में कितना टाइम लगेगा, फ्रैक्शनल रेशनलाइज कर दो, √3 + 1 से मल्टीप्लाई व डिवाइड कर दोगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, डिनोमिनेटर में हो जाएगा 3 - 1 2, 2 × 5 = 10, 5 × 3 = 15, 15 √3 + 1, यही आंसर आ जाएगा 15। इसमें मल्टीप्लाई करोगे ना, 15 √3 + 15 हो जाएगा, क्योंकि ये देखो ये √3 है तो 3 हो जाएगा, 3 + √3। इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो 5 बार है, ये तो 15 + 5 √3 मिनट आंसर। सारी चीज़ें मिनट में ही चल रही हैं। सूर्य का उन्नयन को 60 डिग्री से बढ़कर 30 डिग्री होने पर भूतल पर स्थित किसी मीनार की छाया की लंबाई, इजी है, बताया ना पहले 60 डिग्री, ये फिक्स है ना, मीनार का लेंथ फिक्स होगा। अब जैसे दूर जाओगे ऑब्जेक्ट से, क्या जाओगे दूर जाओगे तो लेंथ बढ़ जाएगा, 1060 फट से ये दो चीज़ें लिख दिया करो, 1060 √3/1 और 1031/√3, लेकिन ये तो फिक्स है, तो यहाँ 1 है और यहाँ √3 है, तो ऐसा करते हैं यहाँ √3 से मल्टीप्लाई कर लो, तो √3 से मल्टीप्लाई किए तो ऊपर वाला √3 हो गया, नीचे वाला 3 हो गया। अब 30 डिग्री के लिए क्या होगा, ये पूरा 3 हो गया, लेकिन 60 डिग्री के लिए क्या है, ये पूरा 1 है, तो ये कितना हो गया, 2 हो गया। तो बोला है ना मीनार की ऊंचाई बताइए, कुछ और दिया है, इतना मीटर की वृद्धि करने पर, यानी 2 की वैल्यू क्या है, 20/√3, तो √3 की वैल्यू बताना है, तो 2 से काट दिया, √3 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 10√3 × √3 30 मीटर। मीनार की ऊंचाई क्या हो गया, यही है ना √3, ये 40 है, 20 की वैल्यू क्या है 40 है, 2 की वैल्यू 40 यूनिट्स हो गया, तो ये 20 है, तो यहाँ मल्टीप्लाई करोगे तो 60 आ जाएगा। इजी होते हैं इस तरह के क्वेश्चंस। अब थोड़ा सा हट के कुछ अलग टाइप के क्वेश्चंस को ट्राई करते हैं। जैसे ये क्वेश्चन है, कह रहा है कि 10% 14% की राशि इतने वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, जबकि वार्षिक रूप से ब्याज देय है 1 रुपये के निकटतम स्थान तक। अब देखो 2 साल का 14% की दर से चक्रवृद्धि, 2 साल, अब 5/2 साल, कितना 2 साल और 5/2, तो 2 साल के लिए तो 14% होगा, और फिर ये 14 × 5/7% हो जाएगा, 7 दूना 14, 5 दूना 10, अब ये 10% हो गया। तीनों का सक्सेसिव लेना है क्योंकि चक्रवृद्धि भी आ जाए, ये तो ऐसे कर लो सक्सेसिव लेकर क्या हो गया, 100 से 114, 114 और 10 से 11, 10% इंक्रीज करेगा, तो आंसर क्या होगा, 11 का मल्टीपल होगा, तो 9 4 13 4 3 7 गलत, 4 3 7 9 4 13 गलत, 9 2 11 5 9 गलत, 6 2 8 9 4 13, कैसे करें इसको, 11 का मल्टीपल आंसर आना चाहिए ना। अच्छा इसको पहले भी निकालो तो कितना होगा, 14 14 28 और 14 के स्क्वायर 196, तो 29.96, 29.96 हो गया ना, और ये 10, तो 39.96 और प्लस 29.96 मल्टीप्लाई बाई 10/100, इसको सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा 2.996, इसमें जब ऐड करोगे 39.960 में, तो 6 9 6 15 9 9 18 19 9 2 11 12 42956 आंसर होना चाहिए, 4296 सिर्फ एक ही ऑप्शन में, 4296 ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, तो ये एक सक्सेसिव से ही सॉल्व हुआ है, इसको भूल जाओ, ये तो 100 ही है ना, इसे मल्टीप्लाई करोगे इसमें तो क्या ही हो जाएगा, यहाँ 15 है तो यहाँ मल्टीप्लाई करना होगा तो 15 से हम करेंगे
16% चक्रवृद्धि ब्याज दे दूसरे और तीसरे वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज में अंतर बताना है। तो पहली साल 15% मिला होगा, दूसरी साल 15% भी मिला होगा, प्लस 15% का 15% मिला होगा, कितना हो गया 0.25। 15 का स्क्वायर क्या होता है 225 ना, तो ये इतना एक्स्ट्रा मिला होगा, तो कितना हो गया 15 का स्क्वायर 225 होता है ना। तीसरी साल क्या मिला होगा 15% पर 225 होगा, प्लस इसका 15%, इसका 15% तो रहेगा ही। देखो तीसरी साल 15% रहेगा, पहले पे 15%, फिर इस पे 15%, और फिर इसका 15%, 2.25 का 15%। तो ये दूसरा सेकेंड ईयर का है, ये थर्ड ईयर का है, तो दूसरा तीसरे का गैप बताना है ना, डिफरेंस। तो ये तो कैंसिल ही हो जाएंगे, ठीक है, ये पोर्शन कैंसिल हो जाएंगे, ये पोर्शन बचेगा क्या, यही बचेगा ना, इसका 15% बता दो, तो 15 5 75 5 7 और इसमें 15,000 से मल्टीप्लाई भी करना है। तो 15 आंसर कैसे निकालेंगे ये पहले बताइए, क्योंकि बोला अंतर 15 का स्क्वायर, यहाँ 15 का स्क्वायर 225, यहाँ 16% दिया है, देखो ध्यान से 16% दिया है। तो पहली साल 16%, दूसरी साल 16% भी रहेगा, तीसरी साल भी 16% रहता है। पहले 16 लिख लिया करो तीनों साल के लिए। अब क्या होगा, पहली साल तो वही होता है, दूसरी साल पहली साल पे ब्याज लगता है ना। तो 16 का स्क्वायर क्या हो गया, 16 का स्क्वायर क्या हो 256, तो ये हो गया। और तीसरे साल क्या होगा 16, इस 16 पे लगेगा, ठीक है, इस पे भी लगेगा, पहले 16 पे 16% लगेगा, दूसरे 16 पे 16% लगेगा, फिर इस पे 16% लगेगा। अब बताओ, तो अब ये दूसरे साल और तीसरे साल का ही तो अंतर पूछा है, तो ये दूसरे साल हो गया और ये तीसरे साल का, ये दोनों तो खत्म हो जाएगा, सिर्फ यही एक्स्ट्रा बचेगा ना, यही बचेगा। तो 4 का मल्टीपल आंसर होना चाहिए, 8 का मल्टीपल होना चाहिए, सारे ऑप्शन है। और क्या हो सकता है, यूनिट डिजिट से चला दो, क्योंकि अब 15,000 है ना, तो आंसर 3 का मल्टीपल होना चाहिए। 5 4 9 4 गलत, 5 4 9 4 4 8 12 गलत, 5 4 9 4 4 8 4 12 ये हो सकता है, 5 4 9 8 नहीं होगा, सिर्फ 3 के मल्टीपल से एक आंसर मिल गया, क्योंकि 15 में 3 का मल्टीपल है ना, 3 है और 5 है। तो देखो ये मल्टीपल से आंसर निकाले हैं। 25,000 रुपये की 2 वर्षों में 12% की दर से चक्रवृद्धि ब्याज, जबकि ब्याज 8 महीने पर देना है। 2 वर्षों में 8 के कितने साइकिल हो जाए, 8 महीने के 3 साइकिल हो जाएंगे, और 12% सालाना है, तो 8% 8 महीने का हो गया। तो इसका फॉर्मूला हम बताए थे ना, या तो 8% करके निकाल लो कि 25,000 है वो 8% का इंटरेस्ट है, तो क्या निकाल सकते हो 8/100, 4 दूना काट 25 चौका 100, 25 की चीज़ क्या गई होगी 27 में, तो 27 का क्यूब अपन 25 गुड़े 25 गुड़े 25, या तो ऐसे निकाल लो, आंसर 9 का मल्टीपल होना चाहिए। 9 6 4 10 3 13, ये 9 का मल्टीपल नहीं है। 9 6 3 9, ये भी नहीं है 9 का मल्टीपल। 6 3 9 9 6 3 9 का मल्टीपल क्यों नहीं आ रहा, 27 में तो 9 आता है ना। देखो 8% की फ्रैक्शनल वैल्यू क्या हो गई, 12% 12 महीने के लिए है, एक महीने के लिए है, एक साल के लिए है, फॉर 1 ईयर। तो 8% 8 महीने के लिए हो जाएगा, 3 साइकिल जाएंगे। 8% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी, 4 दूना काट 25 चौका 100, 2/25। तो 25 की चीज़ 27 गई होगी, 25 की चीज़ 27 गई होगी, यही ना। यहाँ 40 बच गया, तो 5 8 40 और 5 बचे 25। अच्छा ये है ना, नियरेस्ट बोला है यहाँ पे, नियरेस्ट टू 1 जब भी बोल देना तो वहाँ पे मल्टीपल नहीं लगता है, ये ध्यान रखना, नियरेस्ट टू 1 बोल दे तो मल्टीपल नहीं लग रहा। पिछले वाले में बोला था, नहीं बोला था, इसलिए हम लगाए। देखो यहाँ बोला है ना, नहीं लगा सकते, अप्रोक्सीमेशन
तभी अप्रॉक्सीमेट वैल्यू जब बोलते हैं तो वहाँ डिजिटल सम और डिविजिबिलिटी नहीं लगता है। अब यहाँ कैसे करेंगे 27 तो अब इसको मल्टीप्लाई, या तो मल्टीप्लाई करोगे काफ़ी बड़ा हो जाएगा। एक और तरीका है, फॉर्मूला होता है 3 साल के लिए CI क्या होता है फॉर 3 ईयर्स। कंपाउंड इंटरेस्ट 3 साल के लिए होता है 3A डॉट 3A स्क्वायर और AQ। इसके लिए भी 2 प्लेस होता है, इस पूरे के लिए भी 2 प्लेस होता है, बस ये याद रखना। इस पूरे के लिए भी 2 प्लेस होता है और इसके लिए भी 2 प्लेस होता है। कैसे भी हम बता रहे हैं, 8% हुआ था ना, ये R मान लो, A से कंफ्यूज हो जाओगे तुम लोग, R मान लो। अभी बता रहे हैं 8, R की वैल्यू क्या है 8% है। R की वैल्यू रेट कितनी है 8% है, 3 साइकिल जा रहा था ना, तो 8 का 8 तरीके 24 दशमलव 64 गुणे 3। अब 64 गुणे 3 करोगे, 3 चौका 12, 3 छक्का 18 19, 2 प्लेस बताया था ना, लेकिन 3 प्लेस चला गया, तो लास्ट से रख लो और ये एक जो बचा है ये आगे वाले को दे दो। उसी तरह 8 का क्यूब करोगे तो क्या हो जाएगा 512। इसके लिए हम 2 प्लेस बताए थे, ये लास्ट से 2 रख लो, ये 5 आगे वाले को दे देना। पहले लिख लो ऐसे 192 आया था ना, और यहाँ क्या आया है 512, ये रह जाएगा, ये 5 आगे वाले को दे दो, 527 527 और ये 12 लास्ट में रह जाएगा। पहले 12 लिख लो, फिर 527 लिख लो, फिर 9 बचा, 9 रहने दो, एक ही आगे वाले को दे दो 25.97 और इसमें मल्टीप्लाई करना है कितने से 25,000 था ना, यही इंटरेस्ट आएगा मल्टीप्लाई करने पर। तो 25 9 7 1 2 हुआ है ना, इसका मल्टीप्लिकेशन करना है तो डिजिटल सम देखे क्या 527, ये 25 का मल्टीपल देख ले, नियरेस्ट टू 1 डिजिट बोला है 1 प्लेस, 5 दूनी का 10, 25 दूना 50, 0 5, 25 से 2505 30, लास्ट में 3 0 आना, 3 आना चाहिए लास्ट में, 3 ना इसमें है ना इसमें है ना इसमें है, सिर्फ इसी में। समझ रहे हो ना, 25 दूना 50, 0 5 बचा, 25 से 2505 30 का 0, 25 से 2505 30 का 0 3, 25 7 175 और 3 178। लास्ट में 3 तो इसी में आ रहा है। अब यहाँ एक बेहतरीन मेथड हम बताएंगे आपको। क्या, देखो आपको डिजिटल सम मल्टीप्लिकेशन ये सबसे नहीं सॉल्व हो पा रहा है ना, तो आप कैसे करोगे, 25 देखते ही दिमाग में क्या आएगा, ये परसेंटेज है। 25 देखते ही आप ये कह सकते हो ना, ये 1/4 की वैल्यू होती है परसेंटेज भाई। 100 25 को 1/4 लिख सकते हैं ना, पॉइंट 1/4 क्या होता है 0.25 होता है, उससे क्या मतलब है, अंक बस फोकस करो, अंक की वैल्यू 1/4, क्योंकि यहाँ 0 है ऑलरेडी, यहाँ क्या है 0 0 है। देखो ये जब 100 से डिवाइड करोगे 2 0 कैंसिल हो जाएगा, 25 को लिख सकते हो एक बार और 100 से डिवाइड करके 1/4, 4 से बस सिर्फ इसको डिवाइड करो, 4 छक्का 24, 1 4 चौका 16, 3 4 9 36, 649 समथिंग होना चाहिए ऑप्शन, देखो 649 सिर्फ एक ऑप्शन में है। समझ पा रहे हो कैसे किया मैंने, इस 25 को मैंने क्या लिखा 1/4, 25 को लिख सकते हो ना भाई, 25% की फ्रैक्शनल वैल्यू होती है 1/4, 25/100 उसको बोलते हैं। यहाँ दशमलव है ही, दशमलव के नीचे आया था ना 040, तब 0 ले लिए 2, और वैसे भी इनका मतलब नहीं होता, आप दशमलव दशमलव उतना ना ध्यान दिया करो, आप सिर्फ बस देखो कि 25 को हम 1/4 लिख सकते हैं और फिर एक 4 से मल्टीप्लाई करके डिवाइड करके यहाँ देख सकते हैं ना कि 4 से फिर इजीली मल्टीप्लाई हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा और ये हमको डिजिट्स मिल जाएंगे। अगला देखो, एक वस्तु का अंकित मूल्य 550 रुपये है, इसके अंकित मूल्य पर इतना 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 परसेंट की 3 कमिक छूट देने के बाद इतने रुपये में बेचा गया, और यदि 2x की एकल छूट दी जाती तो इसका विक्रय मूल्य क्या होता।
₹550 है मार्क प्राइस। 550 से 317.9 हो गया, ये 550 है। इसको ऐसे कर सकते हो कि 550 पे 20% का छूट दे दो, 5 से 4 हो गया। 15% का छूट दे दो, 20 से 17 हो गया। अब कितना दोगे कि वैल्यू क्या हो जाएगा, 317.9 हो जाए, यही बताओगे ना। तो पहले इतना देख लेते हैं क्या वैल्यू आती है छूट देने के बाद। 10% इसका किया हुआ था 55, 20% कितना हो गया 110। 110 कम कर लो यहीं से, 5 1 4, 400, ये 44 हो गया ना। तो इतने की वैल्यू क्या हो गई 440 ख़त्म। 22, 17 दूना 34, 4 3, 17 दूना 34 और 3 37। और यहाँ से यहाँ गैप कितने का जा रहा है 317.0.9। एक ले लो इसको, एक हो गया, 13 में 7 गया 6, 6 में से गया 5, 56 का डिस्काउंट हो रहा है 56.1 का, किसने पे 374 गुणे 100। तो यहाँ से x की वैल्यू निकलेगी। अब देखो ये शायद कटता होगा, ठीक है, गुणे 100 करते हैं ना, कैसे कटेंगे। तो 10% की वैल्यू क्या हो गई 37.4, 5% की वैल्यू क्या हो गई 37 का आधा करोगे ना, 2 का में 2, 2 8 16, 2 7 14, ये 5% हो गया। इनका सम देखो तो आ रहा है 7 4 11, 8 7 15, 1 16, 3 1 4 1 5, 15% हुआ x की वैल्यू। अब कह रहा है 2x का डिस्काउंट देना है, 550 पे 2x का डिस्काउंट हो गया, यानी 30% का। 10% की वैल्यू 55 थी, 30% की वैल्यू 5 थी 15, 1 16, 165, 550 में कम कर दो, 14 में से गया 8, 4 में से गया 3, 385 में बेचे हुए। डी ऑप्शन बी। या फिर देखो इसका बताना था ना, 15% की छूट देनी थी इस पर। अब इसको यहाँ इतना मल्टीप्लाई डिवाइड नहीं करते क्योंकि हमारे पास सेकेंड्स की कमी होती है। तो 550 का 85% बता सकते थे, 15 से करेंगे 85%, और आंसर क्या होगा 11 का मल्टीपल होगा। 550 में 11 का मल्टीपल आएगा ना। देख लो 11 का मल्टीपल है कौन, 4 4 8 महीना 60, ये हो सकता है। 5 3 8 सब 11 का मल्टीपल है। 5 का मल्टीपल देख लो, 550 में 5 है ना, ये नहीं है 5, 5 का मल्टीपल ये है, ये है, ये है, 3 हो गया। 11 का मल्टीपल देखो 5 4 9, हाँ ये भी है, 4 महीने से ये भी है। और क्या देख सकते हैं 17 5 85, 25 का मल्टीपल देख सकते थे ना, क्योंकि यहाँ से 5 आ जाएगा, यहाँ से 5 आ जाएगा। 25 का मल्टीपल कौन सा है, ये नहीं है, ये भी तो नहीं है, 25 का मल्टीपल नहीं बता सकते। चलो मल्टीप्लाई कर लेना, लेकिन फिर भी आप क्लोजेस्ट ऑप्शन जाने की कोशिश किया करो। देखो डिजिटल सम पे चलते, 5 5 10, एक यहाँ हो गया, 8 5 13, 3 1 4, डिजिटल सम 4 आना चाहिए। किसका आ रहा है डिजिटल सम 4, 8 4 12, 4 16, 6 1 7 नहीं हो रहा, 9 5 14, 4 18, 8 1 9 नहीं हो रहा, 5 3 8 8 16, 6 1 7 ये भी नहीं हो रहा है, 4 4 8 ये भी नहीं हो रहा, डिजिटल सम पे भी नहीं हो रहा, मल्टीप्लाई कर लेना, ठीक है। अगला 7500 रुपये की अंकित मूल्य पर एक राशि पर 2 क्रमागत छूट जिसमें पहली 10% है, इसका 10% यानी 750 कम कर दो, या फिर 90% इसका बता लो। तो 90% करोगे तो 2 जीरो ख़त्म हो जाएगा, ये हो जाएगा। और दूसरा कितना का जो है इतना में सेल किया गया है, रेशियो काट लो, नहीं पता है कितने का भी रेशियो से पता चल जाएगा। ये 0 से 0 नहीं कटेगा ना, 5 5 10 18, 9 का मल्टीपल है ये, 9 से काट 9 7 9 छक्के 54 4, 9 चौका 36, 9 5 45, तो यहाँ 750 हो गया। 5 4 9 अगले 50, 25 5 से काटो, 15 5 75, 5 5 5 5 दूना 10, 5 9 45, 3 से काटो, 3 5 15, 3 चौका 12, 3 3 9, 50 की चीज़ 7 कम कर दिए हो, 14%। एक वस्तु को इतने रुपये में बेचने पर अर्जित प्रतिशत लाभ उसी वस्तु को इतना बेचने पर होने वाले प्रतिशत हानि के बराबर है। अब यहाँ सेलिंग प्राइस सेम नहीं है, हम बताए थे ना 2 आर्टिकल, अभी रिवाइज भी करा दे रहा है। 2 आर्टिकल का अगर सेलिंग प्राइस फिक्स हो जाए, पहला कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन क्या कह रहा है
पहला एसपी सेम हो दोनों आर्टिकल का, दोनों आर्टिकल का अगर एसपी क्या हो, सेम हो, एसपी क्या हो, सेम हो दोनों आर्टिकल का, ठीक है। और दूसरा कंडीशन कह रहा है प्रॉफिट परसेंटेज इक्वल टू लॉस परसेंटेज, इसके इक्वल हो। तो क्या होता है, इन दोनों कंडीशन से जो चीज़ निकलती है इसमें ऑलवेज लॉस होता है, ऑलवेज लॉस होता है। कितने का लॉस होता है, कितने का लॉस होता है, लॉस परसेंटेज की वैल्यू कितनी होती है, -x/(x²/100%। ये मान लो x% की इक्वल था। बेसिक एक एग्जांपल समझ लो, मान लो एक आर्टिकल, दो आर्टिकल थे, दोनों को 1200 रुपये में सेल किया गया, दोनों को 1200 रुपये में बेचा गया, सेम एसपी पे सेल किया गया। ये एसपी है, एसपी क्या है, दो आर्टिकल का, ईच आर्टिकल का एसपी क्या है 1200, दोनों को 1200 में सेल किया गया। एक पे 10% का लॉस, दूसरे पे 10% की, इस पे मान लो लॉस है, इस पे प्रॉफिट है। तो इस केस में ऑलवेज क्या होगा, बताए थे ना कि एसपी तो फिक्स हो गया और लॉस परसेंटेज प्रॉफिट परसेंटेज की इक्वल है, तो क्या होता है, ऑलवेज लॉस होता है। लॉस की वैल्यू क्या होती है, -(x²/100), और x की वैल्यू क्या है 100, 10 है ना, 10 का स्क्वायर बाई 100 विद निगेटिव साइन, तो -1% का क्या होगा, लॉस होगा। अब निकाल के देख लो, दोनों को 1200 रुपये में सेल करोगे, अब इसको निकालोगे तो काफ़ी बड़ा होगा। वैसे बेसिक में यही बता दें कि ऑलवेज क्या होता है, ऑलवेज लॉस होता है। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि एक को इतना में बेचने पे अर्जित प्रतिशत लाभ, दूसरे को इतना में बेचने पे अर्जित प्रतिशत हानि के बराबर है। यहाँ पे लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत बराबर है। हानि के बराबर, प्रतिशत नहीं बोला है, ये चीज़ ध्यान लो, लाभ और लाभ परसेंटेज दोनों अलग चीज़ है। लाभ और लाभ परसेंटेज ये दोनों क्या है, अलग होता है। तो 960 प्लस 640, इसका आधा कर दोगे ना तो सीपी मिल जाएगा। कैसे सर, कैसे बताएं, मान लो कॉस्ट प्राइस तो फिक्स होगा, एक को बेच रहे हो प्रॉफिट पे तो ये इधर चला गया, एक को लॉस पे बेच रहे हो तो SP2 हो गया, तो इस दोनों के बीच में ही तो ये आता होगा। तो सीपी की वैल्यू क्या हो गई, SP1 प्लस SP2/2, क्योंकि कॉस्ट प्राइस फिक्स था, एक को इतना परसेंट बढ़ा कर दे रहे हो, जितना प्रॉफिट है, जितना दूर प्रॉफिट पे जा रहे हो उतना ही दूर लॉस पे भी जा रहे हो, जितना दूर ही प्रॉफिट पे जा रहे हो उतना ही दूर लॉस पे भी जा रहे हो, क्योंकि प्रॉफिट लॉस इक्वल है ना, प्रॉफिट इक्वल टू लॉस। देखो यहाँ प्रॉफिट क्या हो गया, SP1 माइनस CP इक्वल टू, वहाँ पर लॉस कितना हो गया, CP माइनस SP2। तो CP की वैल्यू क्या हो गई, SP1 प्लस SP2/2, वही चीज़ है। यहाँ दो जोड़ के आधा कर देना, जोड़ के आधा करो, ये इंडिविजुअल आ चुका, 2×8=16, 2×8=16, 2×8=16, 2×2=4, तो 80 और 20 9×8=17, 1700 रुपये क्या हो गया, CP हो गया। क्या बोला, 20% प्राप्त करना है, 120 की वैल्यू बता दो कितने में बेचना चाहिए, 12×7=84, यूनिट डिजिट पर 4 आएगा, 1700 रुपये आया ना, क्या 1800 आ गया, 8×8=16 और 1×17, 2×8=16, 2×2=4, 2×9=18, 9 था ना ये 9 है, 1800 आएगा। तो 12/96 यूनिट डिजिट पे 6 सिर्फ एक ही में आंसर, जीरो से मतलब नहीं है, जीरो को स्किप करके देखा करो। एक आदमी 10 पेन 18 रुपये में बेचता है, उसे 14% का लाभ प्राप्त है, तो ऐसे बताओगे, ये 10 पेन, एक पेन का क्रॉस प्राइस ये है, एक पेन का कॉस्ट प्राइस क्या होगा, 10 पेन अच्छा 18 में बेच 18 रुपये में बेच रहा है, तो एक पेन का कॉस्ट प्राइस क्या हो गया, इतना रुपीज़। पेन का कॉस्ट प्राइस क्या होता है, सीपी, किसी भी चीज़ का सीपी क्या होता है, कितना रुपीज़ में बेच रहे हो, एक रुपीज़/1 ना, एक पेन की कॉस्ट प्राइस मान लो 10 रुपये है, तो 10 रुपये में एक मिल रहा है, तो 10/1 यूनिट, यही बताते हो ना। तो यहाँ कितना, 18/10, ये सीपी है। इसको बेचने पे उसे 24% का लाभ हो रहा है, यानी 124 की वैल्यू बतानी है।
18×4 = 72, 2 7, 18 दूना 36, 7 6 13, 43 का 3 4, 18 का 18, 8 4 12 22 और 3 डिजिट पे दशमलव इतने में दे रहा है। कह 55% लाभ पाने के लिए वो इतने रुपए में कितने पेन बेचेगा। अच्छा, ये इसकी ज़रूरत ही नहीं थी। यहाँ सीपी फिक्स है, सीपी क्या है, फिक्स्ड है। कह रहे 55% लाभ पर आना है तो कितना बेचोगे, तो ये चीज़ होता है। पहले प्रॉफिट कुछ का हो रहा है, अब प्रॉफिट कुछ का हो रहा है, डिवाइड बाई क्वांटिटी, प्राइस है ना, प्राइस डिवाइडेड बाई क्वांटिटी और 100 प्लस जितना प्राइस प्रॉफिट या लॉस होता हो, उसी तरह इधर कर दो, प्राइस मल्टीप्लाई बाई क्वांटिटी और 100 प्लस प्रॉफिट हो या लॉस हो, वो माइनस प्लस माइनस के साथ जाएगा। ठीक है, कैसे, समझ में आया ना। ये याद रखो, ये इम्पोर्टेंट है, ये याद ही रखना पड़ता है। क्या याद रखना पड़ता है सर, प्राइस डिवाइडेड बाई क्वांटिटी। प्राइस ये क्या है, प्राइस है, और ये क्या, यूनिट क्वांटिटी है। इतना यूनिट इतना क्वांटिटी सेल किए हो तभी तो आपको पता चलता है कितना रुपए में। तो प्राइस डिवाइडेड बाई क्वांटिटी, प्राइस डिवाइडेड बाई क्वांटिटी, और हो सकता है आप यहाँ मल्टीप्लाई कर लो 124 से, कोई भूल जाए। एक बार मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। इतना समझ में आ गया ना ये कि प्राइस है, ये पी क्या है, P1 प्राइस है, P2 P1 क्या है, प्राइस है, P1 P2 है प्राइस, और Q1 Q2 क्या है, Q1 Q2 क्या है, क्वांटिटी है। तो अब देखो और ये 55% लाभ हो रहा है, पहले में 24% का लाभ हो रहा है, दोनों में लाभ ही हो रहा है। 18 बटे क्वांटिटी कितना था, पहले प्राइस कितनी 18 रुपये, क्वांटिटी कितनी थी 10, गुणे लाभ कितना का हो रहा था 24% का, तो 100 + 24 हो जाएगा, इक्वल टू अगली बार इतना रुपये में सेल कर रहा है, ये प्राइस है। और क्वांटिटी नहीं पता है, मान लो क्यू है, और कितना प्रॉफिट का होना चाहिए 155, बस यहीं से वैल्यू निकाल लो। 9 से कटता होगा, 5 3 8 1 9, ये भी 9 का मल्टीपल है। 18 9 162 होता है ना, 9 से काटो, 9 9 को 9 7, 9 दूना 18, ये 17 है ना, इसको भी काटना पड़ेगा। 3 से काटो, 3 चौका 12, 3 एकम में 3, 4 से काट दो, 4 एक 3 से काटते हैं ना, 3 कि 5 से काट दे, देखो ये 5 31 से कट रहा है शायद, 5 गुणे 31, और इसको करोगे तो 4 गुणे 31 होगा। देखिए कैसे फैक्टराइज करके काट रहे हैं, तो ये 31 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ 4 है, नहीं कटेगा ना, ये क्यू है। 5 से काट दो, 5 दूना 10, 2 से ये ऊपर वाला कट गया, तो क्यू की वैल्यू क्या आ गई क्यू की वैल्यू क्या आ गई, 17 चौक 68 680, यही आंसर होगा फर्स्ट। ये फॉर्मूला याद रखो, एक बार और लिखवा दे रहा है, प्राइस डिवाइडेड बाई क्वांटिटी, प्राइस 1 डिवाइड बाई क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाई 100 प्लस प्रॉफिट हो या लॉस हो, इक्वल टू प्राइस टू क्वांटिटी टू 100 प्लस प्रॉफिट हो या फिर लॉस हो, यही फॉर्मूला होता है। इसी पे सारा चीज़ें, ठीक है। प्राइस पे प्रॉफिट देखो, डिनोमिनेटर में बस ये रखना, ये चीज़ याद रखना, ये डिनोमिनेटर में होगा। न्यूमिनेटर में अगर हो गया ये ऊपर हो गया तो ये इसके साथ चला जाएगा और ये इसके साथ चला जाएगा। एक बार हम ऊपर रख के देखते हैं क्या होती है। सपोज करो इस चीज़ को पूरे को ऊपर रख देते हैं, 18/10, 18/10 तो ठाई ऊपर कर दिए 4 गुणे 31, और इधर कर दिए 5 गुणे 31 था ना, क्योंकि 155 था, और इधर कर दिए 153/Q, 1 ये है गुणे बटे Q, ऐसे कर दिए। अब देखो क्या हो रहा है, 31 से 31 कट गया,
दो दूना 4, 2 5 10। इसको इसको जब काटे होगे तो कितने बार में जाएगा? 170 बार में। तो 9 से काटे हैं ना, 9 का में 9, 7 16 9, इससे काटोगे 9 दूना 18 और 9 का में 9, 5 14, 9 6 15, 9 7 63। 9 से काटे होते हैं 2 बचा, तो 17 चौक 68 नहीं होगा ना, क्योंकि मल्टीप्लाई में नहीं जाएगा, कटेगा ही नहीं। फिर क्यू की वैल्यू क्या हो गई? ये 5 यहाँ है, ये 5 यहाँ है, तो इसीलिए हम बता रहे थे कि ये नहीं होगा। ये फॉर्मूला है, याद रखिए। इतना ही क्वेश्चन रहने देते हैं, काफ़ी लंबा सेशन हो गया, नेक्स्ट सेशन मिलेंगे।